हेलो एवरीवन। आज का अपना सेकेंड एलएक्यू है मैकेनिज्म बाय विच ड्रग प्रोड्यूस द रिएक्शन इन बॉडी, और उसको एग्जांपल के साथ बताना है। तो पहले लेट्स स्टार्ट। ड्रग प्रोड्यूस द इफेक्ट इन द बॉडी थ्रू वेरियस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये तो पता है, दिस मैकेनिज्म कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज बेस्ड ऑन हाउ दे इंटरेक्ट विद द टारगेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। तो पहला हमारा है इंटरेक्शन विद रिसेप्टर। अब इसमें क्या होगा, इसमें नाम से पता चल रहा है हमारा जो ड्रग रहेंगी वो रिसेप्टर के थ्रू जो भी उसका इफेक्ट लाएंगे। तो ड्रग्स बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन और विद इन द सेल मेम्ब्रेन, यानी जो हमारा एक होता है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर और एक होता है न्यूक्लियस के ऊपर जो होता है, तो वो तो इसके से एक तो वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहेगा, साइटोप्लाज्म नहीं, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर रहेगा या न्यूक्लियस के ऊपर, जिसको डायरेक्ट अटैक करेंगे। जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो डायरेक्ट न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करते हैं। तो इसके बेसिस पे एक अगोनिस्ट होता है, एक एंटागोनिस्ट होता है। अगोनिस्ट मतलब क्या, जो उसका मैक्सिमम काम करा के ले सकते हैं, जैसे साल्ब्यूटामॉल बीटा टू एड्रोजेनिक अगोनिस्ट है, स्टिमुलेट ब्रोंकोडाइलेशन इन अस्थमा। यानी क्या है कि जो अगर हमने साल्ब्यूटामॉल दिया इनहेलर के थ्रू, तो वो क्या करेंगे, जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रोंकस के ऊपर, तो वहाँ पर जाकर बाइंड हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या करेंगे, वो ब्रोंकोडाइलेशन करेंगे। क्या करेंगे, ब्रोंकोडाइलेशन करेंगे। और अस्थमा में हमको पता है वैसे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो हमको क्या चाहिए, ब्रोंकोडाइलेशन चाहिए। तो साल्ब्यूटामॉल देंगे तो बीटा एड्रोजेनिक एगोनिस्ट है, यानी जो रिसेप्टर होता है उस पे का ब्रोंकस पे का, तो उसको फुल डायलेट कर लेगा। देन एंटागोनिस्ट, अब एंटागोनिस्ट क्या होता है, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल एग्जांपल के तौर पर प्रोपेनॉल क्या है, बीटा ब्लॉकर है। तो बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, जो हार्ट के ऊपर के रिसेप्टर्स है उनके हार्ट के ऊपर के रिसेप्टर को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से हार्ट रेट क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगे। हमको पता है कि हमारे हार्ट के ऊपर क्या है, बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं, और वो क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, यानी अगर टैकीकार्डिया हो गया, तो हम क्या कर देंगे, प्रोपेनॉल दे देंगे। तो प्रोपेनॉल देने की वजह से क्या होगा, जो हार्ट रेट होंगी वो कम हो जाएंगी। देन एंजाइम इनिबिशन। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब हमको नाम से पता चल रहा है, जो हमारी ड्रग है वो क्या करेंगे, एंजाइम को इनिबिट करेंगे। यहाँ रिसेप्टर का कोई रिलेशन है कि नहीं, यहाँ पर क्या है, एंजाइम का रिलेशन है। तो ड्रग कैन इनिबिट स्पेसिफिक एंजाइम अल्टरिंग मेटाबॉलिक और सिग्नलिंग पाथवेज। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एस्पिरिन, एस्पिरिन इनिबिट्स कॉक्स एंजाइम एंड डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस टू एलिवेट द पेन एंड इन्फ्लेमेशन। अब यहाँ क्या होता है, एस्पिरिन क्या कर रहा है, कॉक्स एंजाइम को क्या, एस्पिरिन जो होता है इरिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ द कॉक्स एंजाइम होता है। तो हमको जैसे पता है फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, उससे बनता है एराकिडोनिक एसिड, और फिर उसके बाद बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन, उसके थ्री टाइप्स सब टाइप्स। तो ये जो कॉक्स जीन इसमें हेल्प करता है कि एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में चेंज करने के लिए कौन हेल्प करता है, कॉक्स जीन। तो एस्पिरिन क्या करता है, कॉक्स जीन को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन कम हो गया तो हमारा जो पेन और इन्फ्लेमेशन है वो क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। तो अब ये तो एस्पिरिन किसी रिसेप्टर को बाइंड हो रहा है कि नहीं, एस्पिरिन क्या कर रहा है, कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। ये बेस्ट एग्जाम्पल जो हम बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं कि एलोपेरिनॉल इनहिबिट जैंथीन ऑक्सीडेज डिक्रीजेज यूरिक एसिड प्रोडक्शन इन गाउट। अब हमको पता है कि यूरिक एसिड प्रोडक्शन में जो है अगर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोडक्शन हो रहा है तो वो गाउट हो जाता है उससे। तो एलोपेरिनॉल क्या करता है, जैंथीन ऑक्सीडेज को भी जो है इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। देन थर्ड वन इज़ द मॉड्यूलेशन ऑफ आयन चैनल। अब यहाँ से इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, मॉड्यूलेट कर रहे हैं आयन चैनल्स को। अब क्या होता है, डायरेक्ट हम उसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि चैनल ब्लॉकर्स। अब जैसे कि विरापा मिल क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो आप देखिए यहाँ पर ना ये एंजाइम को इनिबिट कर रहा है, ना हमारे रिसेप्टर से कुछ उसका बाइंडिंग हुई। ये क्या कर रहा है, जो कैल्शियम को का जो चैनल होता है उसी को ब्लॉक कर दे रहा है विरापामिल। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वेसोडाइलेशन और बीपी जो है हमारा कम हो जाता है। देन चैनल एक्टिवेटर्स, यानी क्या कि अब ये क्या कर रहा है, ये क्या विरापामिल जैसे चैनल को ब्लॉक कर दे रहा था, लेकिन ये जो है चैनल को एक्टिवेट कर देंगे, यानी चैनल को ओपन कर देगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, डाइजॉक्साइड, जो हमारा जो कैल्शियम चैनल ओपनर है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेसोडाइलेशन होता है। यानी कोरेंडिल भी है, जिसकी वजह से हमारा वेसोडाइलेशन होता है। ये क्या करेंगे, चैनल को एक्टिवेट कर देंगे। देन ट्रांसपोर्टर मॉड्यूलेशन, मतलब अब क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो वो होते हैं मॉलिक्यूल्स या रिसेप्टर जो होते हैं कि अंदर के चीज़ को बाहर लाना, बाहर की चीज़ को अंदर लाना, जो चैनल्स होते हैं उनको क्या कर रहा है, मतलब जो ट्रांसपोर्टर चैनल्स होते हैं उनको मॉड्यूलेट कर रहा है। ड्रग कैन ब्लॉक और स्टिमुलेट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स दैट मूव मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स
ये क्या कर रहा है, जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं उनको ही ब्लॉक कर देगा या स्टिमुलेट कर देगा, डेट मूव्स मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि ओमिप्राजोल किस केस में यूज़ करते हैं, एसिडिटी के लिए यूज़ करते हैं। अब ओमिप्राजोल क्या करेगा, इनिबिट द हाइड्रोजन हाइड्रोजन पोटेशियम पम्प एटीपेस प्रोटॉन पम्प इन अ गैस्ट्रिक पार्शियल पैराइटल सेल, डिक्रीज स्टमक एसिड प्रोडक्शन। आपके यहाँ क्या हो रहा है, ओमिप्राजोल क्या कर रहा है, ये किसी रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है कि नहीं, किसी एंजाइम से बाइंड कर रहा है कि नहीं, किसी चैनल को कर रहा है कि नहीं, ये क्या कर रहा है, जो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस जो प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, उसको ही इनिबिट कर दे रहा, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो पैराइटल सेल के थ्रू आ रहा है क्या, हमारे स्टमक में आ रहा है क्या नहीं। अगर हाइड्रोजन ही नहीं आएगा तो एसिड प्रोडक्शन होगा क्या, नहीं। तो ओमिप्राजोल एसिडिटी कम करने के लिए यूज़ होता है। देन सेलेक्टिव सेरोटिन रीअपटेक इनिबिटर लाइक फ्लोक्साटिन ब्लॉकर्स और सेरोटोनिन रीअपटेकर एंड इंक्रीज इस लेवल इन द सिनेप्टिक लेफ्ट। बेसिकली वही है कि अगर हमारा सेरोटोनिन अगर हमारे सिनेप्टिक लेफ्ट में आ गया, अब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेरोटोनिन को जो है वापस से अंदर जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में उसमें लेकर चल जाते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि भाई सेरोटोनिन का जो लेवल है वो हमारे सिनेप्टिक लेफ्ट में ज़्यादा रहे, तो हम क्या करेंगे, जो वो मॉलिक्यूल जो सिनेप्टिन को लेकर जा रहा था प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, अब हम बोलेंगे तो उसे मत लेके जा, तो वो कौन करता है, फ्लोक्साटिन। तो ये क्या करेगा, ये इनिबिट कर देगा SRIS को, ये क्या कर देगा, इसके इनिबिट जो उसका रीअपटेक हो रहा है उसको बंद कर देगा, जिसके वजह से सेरोटोनिन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा सिनेप्टिक लेफ्ट में। देन बाइंडिंग टू स्ट्रक्चरल प्रोटीन यानी क्या, जो हमारे सेल के एकदम जो बेसिक मतलब जो एकदम पाया होते हैं उसको बाइंडिंग कर रहे हैं। ड्रग्स कैन इंटरफेयर विद स्ट्रक्चरल प्रोटीन टू अफेक्ट अ सेलुलर प्रोसेस। एग्जाम्पल से देखते हैं, कॉल्चिटिन बाइंड टू ट्यूबुलिन इनिबिटिंग द माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन एंड यूज इन अ गाउट ट्रीटमेंट। मतलब यहाँ क्या होता है, जैसे कि हमको पता है गाउट केस में क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं, और ये क्रिस्टल क्या होते हैं, हमारे जॉइंट्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता है, जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो कॉल्चिटिन क्या करता है, कॉल्चिटिन बाइंड करता है ट्यूबिलिन को। ट्यूबिलिन क्या है कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन है सेल का। अब ये क्या करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल को बनने नहीं देगा। इससे क्या होगा, जो हमारे न्यूट्रोफिल्स है, अगर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनेंगे तो हमारे न्यूट्रोफिल्स नहीं बनेंगे। तो न्यूट्रोफिल्स अगर नहीं बनेंगे तो वो जाकर क्या इन्फ्लेमेशन नहीं करेंगे। यानी एक एग्जांपल के तौर पर, अगर कहीं कुछ जो चीज़ जमा नहीं होनी चाहिए थी, यानी यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने चाहिए थे क्या, नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो जमा हो रहे, तो न्यूट्रोफिल्स उसको जाएंगा, उसको अटैक करेंगे, वहाँ इन्फ्लेमेशन लाएंगा। तो हम नहीं चाहते कि भाई गाउट के पेशेंट में जो इन्फ्लेमेशन वो हो, तो हम क्या करते हैं, उस न्यूट्रोफिल के आने को जो है हम बंद कर देते हैं। यानी जो न्यूट्रोफिल जो आते हैं और जो इन्फ्लेमेशन करते हैं, हम उस प्रोसेस को बंद कर देते हैं। किसके थ्रू, कॉल्चिटिन के थ्रू। और कॉल्चिटिन क्या करेंगे, ट्यूबिलिन जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उसको इनिबिट कर देगा। देन सिक्स्थ वन इज़ एक्टिंग एज अ फॉल्स सबस्ट्रेट। अब ये नाम से पता चल रहा है वो असली सबस्ट्रेट होगा क्या, नहीं, फॉल्स सबस्ट्रेट होगा। सम ड्रग रिप्लेसेस नॉर्मल सबस्ट्रेट इन एंजाइमेटिक रिएक्शन लीडिंग टू एबनॉर्मल और नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट। यानी अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, 5-fluorouracil रिप्लेसेस यूरासिल ड्यूरिंग ए DNA सिंथेसिस डिस्टर्बिंग द कैंसर सेल रेप्लिकेशन। अब हमको पता है रेप्लिकेशन के टाइम पे जो है यूरासिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी DNA सिंथेसिस के लिए यूरासिल चाहिए हमको। अब अगर हमने क्या किया, यूरासिल को हटा दिया और यूरासिल की जगह 5-fluorouracil यानी ये उसका जुड़वा भाई ला लिया, क्या किया, फॉल्स सबस्ट्रेट। रियल ट्रू सबस्ट्रेट कौन है हमारा, यूरासिल। फॉल्स सबस्ट्रेट कौन है, 5-fluorouracil। अब हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो कैंसर सेल जो है रेप्लिकेट ना करे, वो नया सिंथेसिस ना करे, तो इसलिए हमने क्या किया, 5-fluorouracil को किससे रिप्लेस किया, यूरासिल को किससे रिप्लेस किया, 5-fluorouracil से। तो जिसकी वजह से DNA सिंथेसिस होगा क्या, नहीं, DNA सिंथेसिस नहीं हुआ तो हमारा कैंसर सेल रेप्लिकेट कर पाएंगे क्या, नहीं। तो ये क्या होता है, फॉल्स सबस्ट्रेट। देन केमिकल एक्शन। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली केमिकल रिएक्शंस होंगे। ड्रग कैन इंटरेक्ट केमिकली विद अ मॉलिक्यूल इन द बॉडी विदाउट इन्वॉल्विंग स्पेशल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। यानी ये किसी स्ट्रक्चर से, किसी रिसेप्टर से, किसी मॉलिक्यूल से, किसी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से उससे कुछ रिलेशन है कि इसका, नहीं। ये क्या करेगा डायरेक्ट, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एंटासिड लाइक MgOH2 मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड डायरेक्टली। मतलब क्या हो रहा है, अगर हमने जैसे कि कोई एंटासिड दे दिया, यानी वो क्या है, बेसिक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये हमारे स्टमक में चला गया तो स्टमक में क्या होता है, एसिड होता है। तो ये एसिड क्या करेगा, इस बेस से रिएक्ट करेगा, एसिड प्लस बेस क्या हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, तो खुद ब खुद कम हो जाएंगी। तो ये इससे कुछ कर रहा है क्या, नहीं, ये किसका डायरेक्ट केमिकल एक्शन हो रहा है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स लाइक EDTA बाइंड्स मेटल आयन इन केस ऑफ हैवी मेटल्स पॉइजनिंग। जैसे कि
मर्क्यूरी, आर्सेनिक की जो पॉइजनिंग होती है उसमें क्या करते हैं हम, चिलेटिंग एजेंट जो ईडीटी होता है वो क्या करेंगे, ये आर्सेनिक को और मर्क्यूरी को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, उनको चिलेट कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी जो मेटल की पॉइजनिंग है, जो ये जैसे कि ये जो रोम कर रहे थे, जो फिर रहे थे मेटल्स, उनके इनके साथ बाइंड कर लेंगे और बड़ा कॉम्प्लेक्स बना देंगे। तो जिसकी वजह से ये मेटल्स क्या कर, इन मेटल की जो टॉक्सिसिटी वो कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसने रिसेप्टर को बाइंड किया क्या, या किसी को एंजाइम को इनिबिट किया क्या, नहीं, इसने क्या किया, सीधा जो डायरेक्ट एक्शन है डायरेक्ट ही वो किया, केमिकल एक्शन उसका डायरेक्टली शो किया। देन 8 है फिजिकल एक्शन, पहले था केमिकल अभी है फिजिकल। ड्रग्स में एक्सर्ट इफेक्ट थ्रू फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेनिटॉल इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन द रीनल ट्यूब्यूल एंड प्रमोटिंग डायूरिसिस। यानी ये क्या करेंगे कि अब जैसे एक मेनिटॉल है, मेनिटॉल हमारे ब्लड में गया, अब वहाँ पर जो भी पानी रहेगा, या जैसे कि कई बार ये सपोज करिए ये हमारा कोई ऑर्गन है, ये इसमें से कैपिलरी जा रही है और यहाँ पर क्या हो गया, सारा वाटर जमा हो गया, हमने मैनिटॉल दे दिया, मैनिटॉल दे दिया। अब मैनिटॉल क्या होता है, ये डायूरेटिक है, तो ये क्या करेंगे, अब जैसे मैनिटॉल ये हमारे ब्लड वेसल में आया, तो ये क्या करेंगे, सारा पानी ब्लड वेसल में ला लेंगे, यानी ब्लड में ला लेंगे, सारा पानी ब्लड में ला लेंगे। इसके वजह से क्या होगा, जब ये फिल्टर होगा तो ब्लड में से जब ब्लड फिल्टर होगा तो पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं यहाँ रिसेप्टर का कोई काम नहीं है, एंजाइम का कोई काम नहीं है, किसी ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल का कोई काम नहीं है। यहाँ क्या कर रहा है, मैनिटॉल क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो पानी है, ये पानी क्या हमको पता है कि वाटर गोज़ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये जहाँ बहुत ज़्यादा पानी है तो ये क्या कर रहा है, ये पानी इसमें आ जा रहा है, लो पोटेंशियल यानी ब्लड वेसल में आ जा रहा है। तो मैनिटॉल ऐसा काम करता है। देन एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स इन जीआईटी, यानी अगर कोई टॉक्सिन हो गया हमारी बॉडी में तो हम क्या करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल हमको पता है कि जो भी टॉक्सिक मॉलिक्यूल होते हैं वो उसको एड्सॉर्ब कर लेते हैं, ये उसके सरफेस पे क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट फिजिकल एक्शन हो रहा है। देन मॉड्यूलेटिंग जेनेटिक मटेरियल, सर्टन ड्रग्स कैन डायरेक्टली अल्टर जेनेटिक एक्सप्रेशन और रेप्लिकेशन, जैसे कि रिफाम्पिन इनहिबिट्स बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमराइजेशन डिस्टर्बिंग ट्रांसक्रिप्शन। अब हमको पता है रिफाम्पिन क्या करेंगे, डायरेक्ट डीएनए के पॉलीमराइजेशन को रोक देंगे, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमर बैक्टीरिया के आरएनए पॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, मतलब जो बैक्टीरिया है हमारा बैक्टीरिया आगे ग्रोथ हो पाएंगे क्या, नहीं। तो ये क्या हो रहा है, रिफाम्पिन क्या कर रहा है, डायरेक्ट बैक्टीरिया के जेनेटिक्स के ऊपर अटैक कर रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एंटीसेंस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स आर यूज्ड टू ब्लॉक स्पेसिफिक एमआरएनए ट्रांसलोकेशन, यानी हम क्या चाहते हैं कि भाई कोई रिकामा प्रोटीन बने ना, और उसके जो स्पेसिफिक एमआरएनए जो उसको मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेकर जाता है, हम चाहते हैं कि भाई वो जाए ना, तो हम क्या करते हैं, एंटीसेंस ऑलिगोन्यूक्लियो, मतलब ये कुछ काम का नहीं, एंटीसेंस इसका कोई सेंस नहीं बनता, और कुछ मतलब ऑलिगो मतलब थोड़े से न्यूक्लियोटाइड वाला जो एमआरएनए जैसे दिखता है, उसको हम क्या करेंगे, एमआरएनए को ब्लॉक कर देंगे, उस एमआरएनए को इस ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड से, जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स हो रहेंगे वो बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। देन immune system modulation, corticosteroids suppress inflammation by inhibiting the immune cells activation, vaccine stimulate the immune system to generate a memory cells। बेसिकली यही बता रहे कि जो हम कुछ ऐसे ड्रग्स लेते हैं जो हम मतलब क्या करते हैं कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं। जैसे कि हमारे पास कोविड में हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी जब स्टार्टिंग में, तो हम क्या कर रहे थे, इम्यून सिस्टम को उसके ज़्यादा बूस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से अगर वो वायरस रहा तो हमारा खुद बॉडी ही ऐसा मैकेनिज्म वो मतलब बॉडी उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दे सेल को, इसलिए हम क्या कर रहे थे, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहे थे। जो बूस्टर डोज वो जो होता है तो वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जिसके वजह से जो हमारे वायरसेस है या जो भी है तो वो खुद बॉडी उससे फाइट करती है, और मतलब जो चांस होता है इन्फेक्शन का वो कम हो जाता है। तो बस वही बता रहा है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करने के लिए इम्यून सेल्स के एक्टिवेशन को इनिबिट कर देता है, यानी न्यूट्रोफिल्स हो जाएंगे नहीं तो इन्फ्लेमेशन होगा ही नहीं। और कुछ वैक्सीन जो होते हैं डायरेक्ट इम्यून सिस्टम के ऊपर ही काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मेमोरी सेल्स जो है जनरेट होते हैं। अगर मेमोरी सेल्स जनरेट हो गए तो जब सेकंड टाइम एक्सपोजर्स होगा तो मेमोरी सेल्स में तो मेमोरी बढ़ जाएंगी कि हाँ हमको इस एंटीजन को मारना है। तो वैक्सीन ने क्या किया, बस इम्यून सिस्टम को जनरेट किया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेमोरी सेल जनरेट हो रहे हैं। मेमोरी सेल जनरेट हो रहे हैं तो हमारा जो फर्दर अगर कोई एक्सपोजर हुआ उस एंटीजन से तो एंटीजन क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये बेसिकली बस ऐसे हमारी जो ड्रग्स होती है वो हमारे बॉडी में एक्शन करती है। तो हम एक बार जल्दी से हेडिंग देख लेते हैं कि हमने पहला क्या देखा। पहला देखा है हमने कि हमारा जो है इंट्रैक्शन विथ रिसेप्टर होते हैं, कुछ ड्रग्स रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, कुछ ड्रग जो है एंजाइम को इनिबिट करते हैं, और कुछ ड्रग जो है आयन चैनल्स को मॉड्यूलेट करते हैं। देन
कुछ ड्रग्स जो है ट्रांसपोर्टर मॉड्यूलेशन प्रोटीन को जो है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स को इनहिबिट करते हैं। कुछ ड्रग्स जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन को बाइंड करते हैं। और जो है कुछ ड्रग्स जो है फॉल्स सबस्ट्रेट बनते हैं, जिसकी वजह से जो है जो प्रोडक्ट होता है वो नॉन फंक्शनल होता है और कुछ काम का प्रोडक्ट नहीं होता है। देन केमिकल एक्शंस के थ्रू होता है, यानी यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन होंगी दोनों के बीच में, जो हमारा मॉलिक्यूल है और जो हमारा ड्रग है उसके बीच में। और कुछ होते हैं फिज़िकल एक्शन, यानी जो एक्टिवेटेड चारकोल है ये क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जा रही है, तो ये डायरेक्ट उसका फिजिकल एक्शन है। देन जेनेटिक मटेरियल को कुछ मॉड्यूलेट करते हैं, जैसे बैक्टीरिया के अगर हमको ग्रोथ को रोक देना है तो हम क्या करेंगे, उसके आरएनए के पॉलीमराइजेशन मतलब बेसिकली उसके ट्रांसक्रिप्शन को रोक देंगे। ट्रांसक्रिप्शन रोक देंगे तो ट्रांसलेशन भी रुक जाएगा, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी कि नहीं, फर्दर ग्रोथ होंगी कि नहीं। देन इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को हमें इतना मजबूत बना ले कि जो बैक्टीरिया है, जो एंटीजेंस है, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम खुद उनके खिलाफ अटैक करे। सो आई होप आपको ये सब समझाऊंगा। सो थैंक यू एवरीवन।